नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस 11th क्लास का पहला चैप्टर, बायोलॉजी का पहला चैप्टर। इस यूनिट का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड्स। इस चैप्टर में कुछ प्रमुख टॉपिक हैं। चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत बेसिक नॉलेज है इसमें। क्लास 6-7 में अगर आपने बायो पढ़ा है क्लास 6-7 से, तो सारी चीजें वहीं से आ रही हैं। बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। जो मेन 3 टॉपिक हैं इस चैप्टर में, वो है पहला बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, सब जानते हैं इसके बारे में। सेकंड टॉपिक है बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। ये एक चीज है बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर जो इस स्टेज पे आके आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। उसके बाद है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है, क्या होता है, कैसे, क्या इसके क्लासिफिकेशंस होते हैं, ये सभी हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, टैक्सोनॉमी, ये सारी चीजें। तो अब जैसे अगर इवोल्यूशन पढ़ते हैं हम लोग बायोलॉजी में, तो हम लोग नाम लेते हैं चार्ल्स डार्विन का। अब अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ग्रेविटी का क्या बारे में पढ़ रहे हैं, या कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो न्यूटन का नाम लेते हैं। उसी तरह जब हम लोग डाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जैव विविधता की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा नाम जिनका आता है वो है अर्नेस्ट मायर साहब। अर्नेस्ट मायर बहुत बड़े वैज्ञानिक, बहुत बड़े खोजकर्ता, बहुत सारी चीजों की इन्होंने खोज दिया, बहुत सारे सिद्धांत दिए, और इसीलिए इन्हें 20वीं सदी का 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। 20वीं सदी का डार्विन। देखिए, जर्मन अमेरिकन थे ये, फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे साइंस के, और भी बहुत सारे चीज थे। 3 प्रमुख बातें इनके बारे में। पहला, इन्हें 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। दूसरा, ये ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी, जीव विज्ञान के 3 प्रमुख सरताज कहे जाने वाले अवार्ड के होल्डर थे। ये 3 प्रमुख अवार्ड कौन कौन से हैं बायोलॉजी के? सबसे पहला पुरस्कार है, मैं इधर लिख देता हूं, द बाल्जन बाल्जन प्राइज। बाल्जन प्राइज जीव वैज्ञानिकों को दिया जाता है नए नए अलग अलग सिद्धांतों पे खोज करने के लिए। बाल्जन प्राइज जीता था इन्होंने, अर्नेस्ट मायर ने। कब जीता था? 1983 में। फैक्चुअल बेसिस, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में, एग्जाम में मल्टीपल चॉइस के रूप में पूछा जा सकता है। दूसरा अवार्ड, द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। द इंटर, ये सब कोई छोटे मोटे अवार्ड नहीं है, ये सब जीव विज्ञान के सबसे बड़े अवार्ड्स में माना जाता है इन्हें। इसीलिए कहा जाता है ये 3 जिसके पास हो, उसके पास बायोलॉजी के 3 सरताज हैं, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ये अवार्ड इन्होंने कब जीता? 1994 में। और तीसरा जो अवार्ड है वो है क्रैफोर्ड। ये इन्होंने जीता 1999 में। ये 3 अवार्ड हैं, बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल अवार्ड ऑफ बायोलॉजी, और क्रैफोर्ड प्राइज। ये 3 अवार्ड इन्होंने जीता अपने लाइफ टाइम में। इन 3 अवार्ड को कहा जाता है बायोलॉजी के 3 सरताज, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ये तीनों इन्होंने जीता। टाइम और अवार्ड के नाम याद कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर अवार्ड के भी नाम पूछा जा सकते हैं कि ट्रिपल क्राउन किसे कहते हैं। इन्होंने जीता। ये 1904 से 2005 तक जीवित रहे, 100 साल लगभग इनकी उम्र रही। उस बीच इन्होंने बहुत सारे खोज दिए, और जो प्रमुख सिद्धांत जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। देखिए, स्पीसीज क्या होता है ये जानना जरूरी है। जैसे इंसानों में हम लोग सुने होंगे, एक बहुत कॉमन वर्ड है, स्पीसीज को हिंदी में कहते हैं जाति। बट ये वो वाली जाति नहीं है जो हम लोग कहते हैं ये जात वो वाली जाति नहीं। यहां जाति से मतलब होती है कि कितने सिमिलर हैं दो जो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, स्पीसीज का मतलब, बेसिकली स्पीसीज का मतलब क्या होता है, देखिए डेफिनेशन यहां पे लिखा हुआ है।
एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन, द स्पीसीज इज ऑफन डिफाइंड एज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच टू इंडिविजुअल ऑफ द अप्रोप्रिएट सेक्सेस आर मेटिंग एंड कैन प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। मतलब दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अगर वो आपस में मिलन कर पाए, मेट कर पाए और उनके द्वारा प्रोड्यूस किया गया बच्चा, ऑफस्प्रिंग, अगला जनरेशन, वो भी प्रोड्यूस हो और दूसरा वो फर्टाइल भी हो। सिर्फ प्रोड्यूस होने से मतलब नहीं है, वो प्रोड्यूस भी हो और फर्टाइल भी हो। इसका मतलब मान लेते हैं कि कोई दो जानवर है, जानवर ए और जानवर बी, ठीक है। अगर जानवर ए और जानवर बी मिलकर एक मिलन कर रहे हैं, मेटिंग कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं और इनके द्वारा प्रोड्यूस किए होने वाला चाइल्ड, यानी जो अगला ऑफस्प्रिंग कहते हैं हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में, वो प्रोड्यूस हो और प्रोड्यूस होने के बाद वो भी फर्टाइल हो, यानी वो भी आगे रिप्रोडक्शन कर पाए, यानी फर्टाइल हो, ऐसा होता है तो ए और बी को कहा जाएगा कि वो एक ही स्पीसीज हैं। तो क्या हो गया स्पीसीज का डेफिनेशन? सबसे पहले तो वो सारे, सबसे पहली बात, आप किसी एक जानवर को एक पूरा जाति कह सकते हैं क्या? एक स्पीसीज कह सकते हैं क्या? नहीं, उस जानवर के बहुत सारे और भी नंबर में होने चाहिए, मतलब एक नहीं होना चाहिए, वो बहुत सारे ग्रुप में होने चाहिए। तो पहली बात तो वो ग्रुप में होना चाहिए। दूसरा, कैन इंटरब्रीड, वो आपस में इंटरब्रीड कर पाए, आपस में रिप्रोड्यूस कर पाए, मिलन कर पाए और ऑफस्प्रिंग को पैदा कर पाए, अगले जनरेशन को पैदा कर पाए। तीसरी बात, जो ऑफस्प्रिंग पैदा हो वो फर्टाइल होना चाहिए, मतलब जो ऑफस्प्रिंग है, जो बच्चा है, जो अगला जनरेशन है, उसके वो आगे अपना अगला जनरेशन लाने के लिए केपेबल हो। समझ में आया? जैसे कि आप जानते हैं एक इंसान और एक इंसान का बच्चा हमेशा एक इंसान ही होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों इंसान एक स्पीसीज हैं, एक ही स्पीसीज के हैं। लेकिन क्या एक कुत्ता और एक हाथी का बच्चा कोई जानवर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि वो दोनों एक स्पीसीज के नहीं है। स्पीसीज का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि स्पीसीज का मतलब हुआ कि वो दो जानवर आप एक स्पीसीज तब कहलाएंगे जब वो दोनों आपस में ब्रीड कर पाए और उनके द्वारा प्रोड्यूस हुआ बच्चा आगे अपना जनरेशन कंटिन्यू कर पाए। एग्जाम्पल के तौर पे एक एक्सेप्शन है यहां पे, हम लोग जानते हैं लाइगर, आपने सुना होगा, हाल में एक मूवी आई थी लाइगर। जब लायन और टाइगर मेट करता है, रिप्रोड्यूस करता है, लायन और टाइगर एक स्पीसीज नहीं है, लेकिन रिप्रोड्यूस करने पे यहां दिख रहा है कि मेल लायन और फीमेल टाइगर के रिप्रोड्यूस करने पे लाइगर नाम का एक जानवर का प्रोडक्शन होता है। तो कहेंगे कि यहां तो प्रोड्यूस हो रहा है, एक स्पीसीज नहीं है, लेकिन ये जो लाइगर है, ये ऐसा दिखता है, ये लाइगर आगे अपना जनरेशन बढ़ा नहीं सकता, मतलब ये फर्टाइल नहीं है, ये स्टेराइल है, इसका कोई आगे बच्चा नहीं हो सकता। अब जैसा कि हमने कहा, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट है, यानी फर्टाइल होना चाहिए, तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं हो पा रहा है, यहां स्टेराइल ऑफस्प्रिंग पैदा हो रहा है। इसका मतलब इससे क्या समझ में आया कि लायन और जो टाइगर है वो एक स्पीसीज नहीं है, वो अलग अलग, दो अलग स्पीसीज हैं। आपने म्यूल देखा होगा, खच्चर, खच्चर कहते हैं पहाड़ों पे सामान ढोने के लिए या फिर सामान ढोने के लिए अक्सर यूज किया जाता है खच्चर। खच्चर भी एक ऐसा एक्सेप्शन स्पीसीज है, वो हॉर्स और डंकी यानी घोड़े और गधे के मिलन से बनता है, वो ऑफस्प्रिंग है, उसको म्यूल कहते हैं। वो भी स्टेराइल होता है, फर्टाइल नहीं होता है। फर्टाइल तभी होंगे जानवर जब दो सेम स्पीसीज के जानवर मेट करेंगे, यानी रिप्रोड्यूस करेंगे। कोई भी दो अलग अलग स्पीसीज वाले अगर रिप्रोड्यूस करेंगे तो जानवर कभी भी फर्टाइल पैदा नहीं होगा उसका बच्चा, क्योंकि वो एक स्पीसीज नहीं है। स्पीसीज का कॉन्सेप्ट ही यही है। पहली बात, हम लोग किसी भी जानवर को कोई एक स्पीसीज, कोई एक ब्रीड कब कहेंगे? जब उसके, पहली बात, वो अकेला ना हो, उसके ग्रुप में और भी जानवर हो। सिर्फ एक शेर को पूरा शेर का स्पीसीज नहीं कहेंगे, बहुत सारे शेर होने चाहिए तब ना। अगर पृथ्वी पर सिर्फ एक शेर मौजूद होगा तो उसे स्पीसीज नहीं कहेंगे। सेकेंड, वो एक शेर और एक शेरनी आपस में रिप्रोड्यूस कर पाए। अगर मान लेते हैं किसी कारण से ना कर पाएंगे तो कहेंगे कि ये कोई नया स्पीसीज बन गया है। इवोल्यूशन में नए स्पीसीज बनते हैं, पुराने स्पीसीज हटते हैं, ऐसा होते रहता है, आपस में इंटरब्रीड होते रहे। थर्ड है कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो, जो बच्चा प्रोड्यूस हो, वो फर्टाइल हो। किसी केसेस में एक्सेप्शन, अनफर्टाइल हो सकता है, स्टेराइल हो सकता है, लेकिन जनरली वो फर्टाइल ही पैदा हो।
आगे आते हैं हम लोग। स्पीसीज का कॉन्सेप्ट आई होप समझ गए, स्पीसीज का मतलब क्या होता है। चलिए तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। ये होता क्या है? आप देखे होंगे, आप अपने घर से यहाँ कहीं जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो रास्ते में अलग अलग तरह के पेड़ दिखते हैं, अलग अलग तरह का जानवर, चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली, हर चीज दिखता है आपको। इंसान दिखते होंगे, कई तरह के कीड़े मकोड़े, जानवर। ये सभी को आपस में, सभी को कहते हैं बायोडायवर्सिटी। एक इलाके में, एक जगह पे, पूरे पृथ्वी पे या किसी भी लिमिटेड एरिया हो या किसी जगह पे जितने प्रकार के जीव नजर आए, उसी को कहते हैं जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। अब सुनिए, ऑन अ रिसर्च पेपर अभी तक 1.7 से 1.8 बिलियन स्पीसीज डिस्कवर किए गए हैं पूरे पृथ्वी पर, और ये स्पीसीज आगे भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि डिस्कवरी जो है वो होता रहता है, नए नए स्पीसीज मिलते रहते हैं, स्पीसीज इवॉल्व करते रहते हैं। इवोल्यूशन में हमने पढ़ा था, इवोल्यूशन एक नॉन स्टॉप प्रक्रिया है, कभी रुकती नहीं है, बदलते रहती है, इसलिए स्पीसीज, नए नए स्पीसीज आते रहते हैं, खोज होते रहती है, खोज निरंतर, खोज चलते रह रही है। देखो, अगर हम बात करें सिर्फ गया, आप मान लो कि आप सिर्फ गया गया में खोजेंगे, तो गया में कहीं कंगारू मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अब एक साइंटिस्ट है, वो खोजने निकला, गया गया में ढूंढा, उसको कोई जानवर इतना ही जितना यहां मौजूद होगा गया सिटी में, उतना जानवर मिला। अब वो अपना खोज का जो दायरा बढ़ाएगा, मान लो अब गया के अलावा पूरे बिहार में खोजने लगा, कई तरह के अलग पेड़, फूल, पौधे, जानवर, चिड़िया मिलेगा, अलग अलग तरह के। तो यही सेकंड लाइन कह रहा है कि नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एरिया। खोज का दायरा बढ़ाओगे तो जानवरों की विविधता, फूलों की विविधता, यानी टोटल जैव विविधता, वो भी बढ़ेगी। तीसरा बोलता है न्यू स्पीसीज कैन बी फाउंड इन न्यू एरिया। नए जगह जाओगे, भारत में ढूंढे, गौरैया मिला, कहीं और नहीं मिलेगा। हमें ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे, कंगारू मिल जाएगा, वो यहां नहीं मिला था तुम्हें। अब अफ्रीका में जाओगे तो और भी बहुत तरह तरह के जानवर मिलेंगे, मिलेंगे। तो नए एरिया में जाओगे तो नए तरह के जानवर मिलेंगे। उसके आगे लिखा हुआ है ओल्ड एरिया में भी न्यू ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं, न्यू स्पीसीज मिल सकते हैं। ऐसा कैसे? मान लेते हैं किसी जगह पे आप गए और उस जगह आपको, आपने नोट कर लिया कि इस टाइप का विविधता मौजूद है, जानवर मौजूद हैं। फिर आज से 10 साल बाद उसी जगह पे गए, जगह तो वो वही ओल्ड है जहां आप पहले जा चुके हैं, जहां डिस्कवरी आपने पहले की थी। अब आप 10 साल बाद जब उस जगह गए तो देखा कि अरे ये तो अलग टाइप का नया पेड़ उग गया, नया कुछ जानवर आ गए, तो नया स्पीसीज मिला, लेकिन जगह वही पुराना है। तो न्यू स्पीसीज कैन बी फाउंड इन न्यू एरिया एज वेल एज ओल्ड एरिया। ठीक है। अब ये जो खोज वाली बात हो रही है, तो मान के चलते हैं कि आप और आपके दो और दोस्त, एक दोस्त है जिसको मराठी, जो मराठी महाराष्ट्र से है, जिसको हिंदी नहीं आती, ना इंग्लिश आती है, ना कोई कॉमन आपके साथ आपके कॉमन लैंग्वेज आती है, उसको बस अपना मराठी लैंग्वेज आता है। आपका एक और दोस्त है जो कि अंग्रेज है, अमेरिकन है, इसको और कोई लैंग्वेज नहीं आता, सिर्फ इंग्लिश आती है। और एक आप हैं, आपको सिर्फ हिंदी आती है, आपको और कोई लैंग्वेज नहीं आ रहा है। अब आप तीनों लोग एक ही इलाके में आके रिसर्च कर रहे हैं, अपने रिसर्च पेपर पे लिख रहे हैं कि हमको यहाँ ये पेड़ मिला, ये पौधा मिला, रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। अब मान लीजिए जो मराठी आदमी, उसको प्याज दिखा, वो बोलेगा कांदा, वो अपने रिसर्च पेपर पे लिखेगा कांदा मिला हमको। आप ढूंढेंगे, आपको दिखेगा वही कांदा, तो आप बोलेंगे प्याज, हिंदी में बोलेंगे प्याज, आप बोलेंगे प्याज मिला। इंग्लिश वाला आदमी बोलेगा ऑनियन मिला। अब एक बात बताओ, रिसर्च पेपर में एक ही स्पीसी, एक ही पौधे या फल के या सब्जी के 3 अलग अलग नाम आए गए, ऐसे में क्या रिसर्च सिंपल हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई आप एक जिस चीज पे रिसर्च कर रहे हैं वो चीज, एक ही चीज 3 बार आ गई। कोई एक स्टैंडर्ड नाम होना चाहिए ना, जिसको सब लोग बोले, हर भाषा में उसका वही नाम हो। इसके लिए एक टेक्निक लाया गया जिसे कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये टेक्निक दिया था कार्ल लिननस। कार्ल लिननस ने, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इन्होंने
और भी बहुत सारा काम किया है, जब आगे हम लोग किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम पढ़ेंगे ना तब भी इनका नाम आएगा। लेकिन अभी ये जान ले कि इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर का सिद्धांत दिया था, का टेक्निक दिया था। बेसिकली ये एक टेक्निक है। पहली बात जान लेते हैं, बायनोमियल का मतलब होता है दो नाम वाला। बाइनोमियल, देखो बाइनोमियल दो नाम वाला। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम देने की प्रक्रिया। तो टोटल क्या हो गया, दो नामों का नाम देने की प्रक्रिया। किसी भी जानवर को, किसी भी स्पीसीज को, पेड़ हो, कीड़ा हो, कोई मछली हो, किसी भी तरह का लिविंग चीज हो, अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको हम लोग एक स्टैंडर्ड नाम देते हैं। दुनिया के किसी भी कोना में वो उसको उसी नाम से, उसको साइंटिफिक नेम कहते हैं, उसी नाम से जाना जाएगा। उस नाम को देने की प्रक्रिया को कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्यों बाइनोमियल? क्योंकि इसमें दो नाम है। अब लिनेनस जी ने जब ये नाम दिया तो उसके चार नियम बताए। कोई, अब मान लेते हैं लिनेनस अपने जीवन काल में जितने जानवरों को खोज के नाम दे पाए उन्होंने दिया, लेकिन वो अमर नहीं ना है। ऐसा तो नहीं ना है कि वो हमेशा जिएंगे और आगे भी। और मैंने बताया कि स्पीसीज तो हर समय डिस्कवर होते रह सकता है, कभी भी डिस्कवर हो सकता है। तो नए नए नाम देगा कौन? तो उसके लिए उन्होंने कहा कि चार नियम बता देते हैं। किसी को भी नया स्पीसीज मिले तो इस चार नियम को यूज करो और नया नाम अपने हिसाब से दे दो। तो क्या है वो चार नियम? उन्होंने बोला कि जो दो वर्ड यूज करेंगे हम लोग नाम में वो लैटिन भाषा से होने चाहिए। क्यों लैटिन भाषा? अंग्रेजी हम लोग यूज करते हैं, वर्ल्ड वाइड अंग्रेजी सब लोग यूज करता है। हिंदी हम लोग बहुत कॉमनली इंडिया में यूज करते हैं। चाइनीज भी बहुत ज्यादा बोले, स्पेनिश, चाइनीज, ये सभी बहुत ज्यादा बोले जाने वाला लैंग्वेज है। फिर भी ऐसी भाषा में क्यों जिसको कोई यूज नहीं करता? लैटिन को कोई यूज नहीं करता है। लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। इसका पिछले बहुत सालों से ना इसमें कोई बढ़ावा, इसके शब्दों में कोई व्याकरण चेंज हो रहा है, ना शब्द चेंज हो रहे हैं, ना इसकी मीनिंग चेंज हो रही है। फिर भी इसी भाषा में क्यों? इसका रीजन भी इसी के पीछे छुपा है कि ये डेड लैंग्वेज है। भाई डेड लैंग्वेज है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो आने वाले 100, 150, 200 साल बाद भी इस भाषा में कोई बदलाव नहीं होगा। तो अगर इसके लैटिन भाषा में किसी का कोई नाम दे दिया गया तो आने वाले 100 साल बाद भी उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इंग्लिश भाषा में, हिंदी भाषा में या कोई भी बोलचाल वाली भाषा में ये डेवलप करते रहती है, निरंतर चेंज होते रहती है। जैसा कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का नाम सुना होगा, ये हर साल निकालता है कि कुछ नए वर्ड आए, डिक्शनरी में ऐड हुए। तो ये नए वर्ड आए, इसका मतलब वर्ड जो वोकैबलरी है, पूरा जो वोकैब है इस पूरे लैंग्वेज का, वो चेंज हो रहा है। लेकिन क्योंकि लैटिन डेड है, ये चेंज होने ही वाला नहीं है। इसलिए सब लोग निश्चित एक बार जो नाम दे दिए, आगे कितने भी साल बाद वो पन्ना खोला जाएगा, क्या नाम दिया गया था भाई, हाँ मीनिंग वही रहेगा। इसीलिए लैटिन यूज किया जाता है, क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकता। सेकंड नियम इन्होंने बोला कि जो दो नाम दोगे, पहला नाम जीनस का होना चाहिए। जीनस क्या है ये हम लोग आगे जानेंगे। आगे हम लोग टैक्सोनॉमिक हायरार्की है ये, और हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहला नाम जीनस का होना चाहिए। जो दूसरा नाम होगा, उन्होंने बोला, वो स्पीसीज का होना चाहिए। स्पीसीज हम लोग जान गए क्या होता है, वो भी एक टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है। वो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे नाम दिया जाता है, अलग अलग जानवरों के क्या स्पीसीज होते हैं। तो सेकंड नेम होना चाहिए स्पीसीज का। तीसरा नियम उन्होंने दिया, देखो बोला कि हाथ से लिखते वक्त आप दोनों नाम को अंडरलाइन करेंगे, जीनस को भी और स्पीसीज को भी। एनसीईआरटी का अगर आप बुक, आपके पास बुक है तो आप एनसीईआरटी खोलिएगा, उसके जहां पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करी वहां पे 4 नियम दिए गए हैं। जो पहला नियम बताता है कि लैटिन में होगा, दूसरा नियम बताता है कि पहला नाम उस बाइनोमियल में जो पहला वर्ड है वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो दूसरा वर्ड है स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद तीसरा नियम बताता है कि जब टाइप करेंगे हम इस नाम को, कहीं कंप्यूटर पे लिख रहे हैं या प्रिंट कर रहे हैं, कहीं टाइप कर रहे हैं, तो टाइप करने वक्त फॉन्ट को इटैलिक्स रखेंगे, मतलब तिरछा लिखेंगे। कंप्यूटर पे इटैलिक्स एक फॉन्ट होता है, जिन लोगों को कंप्यूटर यूज करना आता है, टाइप करना आता है, उन्हें पता होगा। तो फॉन्ट को इटैलिक्स लिखेंगे। जबकि अगर हाथ से लिख रहे हैं तो नाम लिखने के बाद, जैसे ये मानो ये एक साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है, ये है जीनस का नाम, ये है स्पीसीज का नाम। तो अगर मान लेते हैं हम ये हाथ से लिखे हैं तो इसको अंडरलाइन करेंगे, वो भी सेपरेटली।
इसको अलग अंडरलाइन, इसको अलग अंडरलाइन, ये नियम है, ऐसे ही लिखा जाता है। अब देखिए हमें ये तो हम अंडरलाइन कर दिए, बट मान लीजिए ये इंटरलाइन नहीं था, देखिए ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है, हल्का तिरछा फॉन्ट यूज किया गया है लिखने के लिए। अगला लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये मैंने बताया जीनस का नाम है, ये मैंने बताया स्पीसीज का नाम। जीनस के नाम का पहला लेटर कैपिटल होगा, स्पीसीज के नाम का पहला लेटर स्मॉल लेटर होगा, बाकी सारे भी स्मॉल, बाकी सारे स्मॉल। समझ में आया? जीनस के नाम का पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा, स्पीसीज के नाम का पहला लेटर स्मॉल लेटर होगा। इसी हिसाब से हम लोग देखें, यहां लिखा हुआ है कैनिस फेमिलियारिस, कैनिस फेमिलियारिस, ये है साइंटिफिक नेम किसका? डॉग का। ये डॉग जो हम लोग के घर आसपास होता है रोड पे, इसको क्या कहते हैं? कैनिस फेमिलियारिस। अब एक बात गौर कीजिए, यहां लिखा हुआ है सी लूपस। सी लूपस क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये भी सेम जीनस का है, यहां भी इसका मतलब हुआ कैनिस लूपस। कैनिस लूपस, जीनस सेम है लेकिन स्पीसीज अलग है। किसका? वुल्फ का। वुल्फ माने सियार, भेड़िया, सॉरी भेड़िया, वुल्फ। अब देखो कुत्ता और वुल्फ दोनों सेम जीनस के हैं, लेकिन इनका स्पीसीज अलग है, आपस में ब्रीड नहीं कर सकते। स्पीसीज वाला कॉन्सेप्ट याद करो, आपस में ब्रीड नहीं कर सकते। जीनस दोनों का सेम है, भेड़िया और कुत्ता एक ही फैमिली का है, ठीक है, एक ही, हाँ फैमिली का भी है, एक ही जीनस का भी है, लेकिन स्पीसीज दोनों के अलग। तीसरा नाम देखो कैनिस लैटेरंस, ये सियार है, कोयोटे कहते हैं इंग्लिश में, ये सियार। अब सुनिए, कैनिस कैनिस कैनिस, तीनों में जीनस सेम है, यानी तीनों एक ही जीनस के हैं, लेकिन फेमिलियरिस, ल्यूपस, लैटरंस, इसका मतलब स्पीसीज अलग अलग हैं। अच्छा, कुछ कॉमन नेम्स और कुछ और कॉमन नेम, जैसे अब देखो मैं लिख रहा हूं मैंजी फेरा, मैंजी फेरा इंडिका, मैंजी फेरा इंडिका, हाथ से लिखा है इसलिए इसको अंडरलाइन करेगा, एम कैपिटल आई स्मॉल, मैंजी फेरा इंडिका। ये क्या है? मैंगो, आम, नाम सुना है आम का, आम फल खाया होगा सभी लोगों ने, उसका साइंटिफिक नेम है मैंजी फेरा इंडिका। अभी कुछ देर पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था प्याज का, मराठी वाले लोग कांदा बोला, इंग्लिश वाला अनियन बोलेगा, हिंदी वाला प्याज बोलेगा, लेकिन साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम है ALLIUM, एलियम सेपा, एलियम सेपा। गलती हो गया हमसे एक, क्या गलती हुआ? मैंने सेकंड नेम यानी स्पीसीज के नेम का भी ये कैपिटल लिख दिया, ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा कि जो स्पीसीज का नाम लिखा है वो छोटा वर्ड से शुरू होगा, स्मॉल लेटर से शुरू होगा, और दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना है। एलियम सेपा, प्याज, ये हमारा प्याज है, एलियम सेपा, साइंटिफिक नेम कहते हैं इसे। अब हमने पढ़ा, हमने इतना सारी बातें जान ली, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, स्पीसीज किसे कहेंगे। देखो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में एक बात इंपॉर्टेंट, कि एग्जाम्स में जब क्वेश्चन आएंगे ना कई बार, तो तुम्हें जनरल नेम नहीं बोला जाएगा। क्वेश्चन में पूछेगा ना कि समथिंग अबाउट मैग्नीफेरा इंडिका, उसके बारे में 4 ऑप्शन, वो डायरेक्ट मैंगो नहीं बोलेगा। इसका मतलब कि एग्जामिनर चाहता है कि आप साइंटिफिक नेम याद रखें। तो जितने बेसिक, ऐसे तो सारे याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो आम बोलचाल में पेड़ हम लोग देखते हैं, जो जानवर देखते हैं, जो फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, आप घर बाहर जो नॉर्मली दिखता है, यूज होता है, बहुत कॉमन है, उन सभी के साइंटिफिक नेम याद रखें। ठीक है, इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब सुनिए टैक्सोनॉमी, हम लोग जो मेन टॉपिक है इस पूरे चैप्टर, इतना जो हम अभी तक कथा सुनाए, इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था आपको खींच के लाना टैक्सोनॉमी तक। टैक्सोनॉमी होता क्या है? देखो सबसे सिंपल भाषा में टैक्सोनॉमी को समझाएं तो, सॉरी, इसका मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई, देखो कीड़ा, एक कॉकरोच, एक छिपकली, चूहा, बिल्ली, इंसान, शेर, जितना भी चीज है, एक
नीम का पेड़, आम का पेड़, कोकोनट का पेड़, हर चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है। अब कैसे क्लासिफाई करेंगे कि ये इस जीनस का है, ये एक स्पीशीज का है, ये अलग फैमिली है, ये अलग क्लास है, कैसे स्पेसिफाई करेंगे? इसी क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को ओवरऑल हम लोग कहते हैं टेक्सोनोमी। इस क्लासिफिकेशन के प्रोसेस में बहुत सारा स्टेप्स आता है। जैसे टेक्सोनोमी, देखो यहां डेफिनेशन लिखा हुआ है, टेक्सोनोमी इज अ साइंस ऑफ नेमिंग, डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने बताया अभी, इंक्लूडिंग प्लांट्स, प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको हम लोग एक्सक्लूड नहीं करते हैं, प्लांट भी ऑर्गेनिज्म है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका नाम देना, यानी बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाला काम करना, डिस्क्राइब करना और उसको क्लासिफाई करना, ये सारा काम करने का काम है टेक्सोनोमी में आता है। ये सारा काम टेक्सोनोमी में आता है। टेक्सोनोमी सिंपली क्या है? साइंस है, स्टडी है, क्या चीज का? तो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का और ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करने का, उसका नेम देने का, नेम देने का काम करता कौन है? आज के समय में अगर आपको कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला और आपको फलाना नाम देना है, तो आप किसी को, आप ऐसा तो नहीं है ना कि हमको ये नया ऑर्गेनिज्म मिला, हम इसका नाम सोच लिया अपने मन में रखे हुए। आपको दुनिया को बताना होगा, कोई ऐसा संस्था होगा जो इन नामों को पब्लिश करेगा। तो इसका काम करता है दो संस्था, एक है नाम हम लेट हो गए थे, ICBN। देखो, इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर या बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। इसी तरह एक और है ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये बोटैनिकल नोमेनक्लेचर वाला पेड़ पौधे, बॉटनी वाले पार्ट साइड का सारे का नामकरण करेगा, और जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर वाला एनिमल साइड वाले का, जितने कीड़ा मकोड़ा, स्पॉन्ज, ये सारे एनिमल किंगडम में आते हैं। जो भी एनिमल किंगडम में आएगा उसका नोमेनक्लेचर ये करेगा। अगर प्लांट किंगडम में आता है तो उसका नोमेनक्लेचर ये करेगा, बोटैनिकल वाला। क्या नाम है, क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। सब हो गया, मिटा रहा हूं ये सब मैं। चलिए, अब टेक्सोनॉमी में हमने बोला क्लासिफिकेशन होता है, तो क्लासिफिकेशन का कुछ तो बेसिस होता होगा ना। कैसे हम कह रहे हैं कि वो गाय है, वो कुत्ता है और वो इंसान है? कुछ तो बेसिस होगा, कोई तो ऐसा रूल होगा, कोई तो कुछ ना कुछ टेक्निक होगा जिसपे हम उसको डिस्क्लासिफाई कर रहे हैं। हम कह रहे हैं नहीं, ये अपर क्लास एनिमल है, ये लोअर क्लास एनिमल है, ये एनिमल किंगडम में आएगा, ये प्लांट किंगडम में आएगा, कोई बेसिक डेफिनेशन होगा। तो क्लासिफिकेशन को बेसिस होता है बिहेवियर, जेनेटिक और बायोकेमिकल वेरिएशंस। स्टडी किया जाता है उसके बिहेवियर पे, उसके जेनेटिक कॉम्बिनेशंस पे और बायोकेमिकल वेरिएशंस पे। इन तीनों को मिला के एक कैरेक्टराइजेशन दिया जाता है। अब सुनिए, सबसे पहले फॉर एग्जांपल, आप गए फिर से जंगल में, आपको मिला एक जानवर। आपको नोट बनाना है कि ये नया आपको पहले ढूंढना होगा ना कि ये जानवर का खोज पहले से हो चुका है या आपने पहली बार इसे खोजा। उसके लिए क्या करेंगे, आपके पास एक होगा बुक होगा जो पब्लिश, जिसमें सारे जानवरों का नाम होगा, कैरेक्टरिस्टिक लिखा होगा। आप देखेंगे मेरा जो जानवर है वो भूरा रंग का है, मेरा जो जानवर है उसके एक बड़ा सा सूंड है, उसके कान जो है वो तितली जैसे हैं, उसके दांत बाहर निकले हुए हैं। ये सब क्या आप देख रहे हैं? ये उसके कैरेक्टर देख रहे हैं, जो आपको दिख रहा है बाहर से कैरेक्टर। उसके कैरेक्टर्स कैसे दिख रहे हैं आपको? कान बड़ा दिखा, बड़ा सा जानवर दिखा, सूंड दिखा, सूंड को इंग्लिश में प्रोबोसिस कहते हैं, प्रोबोसिस दिखा हुए आपको, बड़े बड़े दांत दिखे, टस्क दिखे, दांत को टस्क कहते हैं जो बाहर निकले रहते हैं, वो कान दिखा जो तितली जैसा लहरा रहा है, बड़ा सा जानवर। तो आपने देखा, ये कैरेक्टर नोट किया। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया? कैरेक्टराइजेशन, आपने कैरेक्टर नोट किया। अब कैरेक्टर आपको पता चल गया तो आपने बुक में ढूंढा, ऐसा कैरेक्टर वाला कोई जानवर पहले से ढूंढा जा चुका है क्या, या फिर मैंने देख लिया, ये पहली बार मैंने ये जानवर देखा। तो आप क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे, मिलाएंगे। अच्छा, ये कैरेक्टर, हाँ ये कैरेक्टर इस जानवर में है, अरे हाँ ये कैरेक्टर भी इस जानवर में है, अरे इसका कान ऐसा है, अरे ये तो हाथी है, पहचान गया,
अरे हाथी का खोज तो पहले ही हो चुका है। अरे हम इसका मतलब क्या, आपने वो खोज नहीं किया। आपने सबसे पहले क्या किया, कैरेक्टराइजेशन मिलाया, फिर उसको आइडेंटिफाई किया कि देखा मिलाया, ये जानवर पहले खोज हो चुका है। अब अगर मान लेते हैं कि वो कोई नया ही जानवर होता, मान लेते हैं हाथी आपको यहां मिलता नहीं, आप ही हैं जो पहली बार आप हाथी को खोज किए, तो अब आप क्या करते, क्लासिफाई करते, काची के बेसिस पे देखते सूंड वाला जानवर है, सूंड वाला और भी कोई जानवर होता है क्या, देखते हाँ अगर भाई सूंड वाला एक और जानवर, ऐसा कोई जानवर मौजूद है या नहीं है। अगर नहीं है, अरे ये तो बिल्कुल ही अलग है, इसको एक नए क्लास में डालेंगे। हाथी किस क्लास में होता है, प्रोबोसिस्का, प्रोबोसिस्का में डाल देंगे कि अरे ये तो एक नया क्लास है, ऐसा जानवर किसी ने नहीं खोजा, हम एक नया क्लास बनाए। आपने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। तो ये हुआ टेक्सोनॉमी के अब क्लासिफिकेशन कर दिया। आखिरी प्रोसेस जो यहां लिखा हुआ नहीं है वो है नोमेनक्लेचर। अपने सब कुछ कर दिया, अब दुनिया को बताने जाएंगे ना कि हमें एक जानवर मिला है बड़ा सा सूंड होता है, ऐसा तो नहीं बताएंगे, तो आप उसका नाम लिखवाएंगे, कोई एक साइंटिफिक नेम दर्ज करवाएंगे। कहां जाएंगे उसके लिए, ISJN के पास, क्योंकि जानवर है। ICJN के पास जाएंगे और बोलेंगे कि हमको एक फलाना फलाना जानवर मिला है, उसका इससे कैरेक्टर मिलता है, 4 पैर दिखा, 4 पैर तो बहुत सारे जानवरों के, यानी कैरेक्टर मैच तो कर रहा है, किसी ना किसी से मैच कर रहा होगा, तो उसके हिसाब से उसका एक जीनस का नाम और एक स्पीसीज का नाम दिया जाएगा, और आपका आप कर लेंगे डिस्कवरी। ऐसे किया तो ये 4 प्रोसेस, कौन कौन से 4 प्रोसेस हैं याद कीजिए, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड देन नोमेनक्लेचर। ये 4 प्रोसेस मिलकर करता है टेक्सोनॉमी का, 4 प्रोसेस कहा जाता है। टेक्सोनॉमी का 4 पिलर है ये। चलिए आगे, टेक्सोनॉमी कैटेगरी कैसे क्लासिफाई करेंगे भाई, क्या चीज क्लासिफिकेशन का क्या बेसिस हो सकता है, ये लीजिए, देखिए यहां पे ये हो गया 4 3 7, 7 अलग अलग कैटेगरी है, 7 अलग अलग कैटेगरी है जिसमें स्पीसीज को बांट के, ऐसे समझिए इसको, हम ऐसे समझाते हैं कि ह्यूमन का एग्जांपल से समझा रहे हैं। जो यहां देखिए स्पीसीज लिखा हुआ है और यहां है किंगडम, ये वाला, ऐसे समझिए कि जो भी जानवर होंगे, अगर वो एक स्पीसीज में है, इसका मतलब कि वो सबसे ज्यादा सिमिलर होंगे। हम और आप एक ही स्पीसीज में आते हैं, जो मेरा स्पीसीज है, हमारा ह्यूमन का साइंटिफिक नेम, जैसे आपका जो भी नाम है वो तो आपका आपके घर वालों ने नाम दिया है, लेकिन एक साइंटिफिक नेम है, जैसे कहते हैं होमो सैपियंस, होमो हमारा जीनस है और सैपियंस ये हम लोगों का स्पीसीज है। अब ये हम लोग जिस स्पीसीज में आते हैं उसका नाम है सेपियंस। आप भी सेपियंस हैं, हम भी सेपियंस हैं, आप किसी भी इंसान का नाम लीजिए वो सेपियंस ही है। जितने भी सेपियंस होंगे, होमो सेपियंस होंगे, सब बिल्कुल इक्वल कैरेक्टरिस्टिक वाले होंगे। करेक्ट, 2 हाथ होगा सबका, 2 पैर होगा, 2 आंख होगा, 2 कान होगा, सभी लोग के बाल काले होंगे, एक्सेप्शन नहीं, जनरली का बात हो रहा है। सभी लोग अपनी आंखों से 6x6 विजन देख पाएंगे, कलर देख पाएंगे, ये सभी चीजें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक सबका बहुत सिमिलर होगा। अब मान लेते हैं जीनस की बात करते हैं हम लोग, एक ही जीनस की, तो आपने सुना होगा होमो निएंडरथल्स, हम लोग होमो सेपियंस हैं, होमो एक और आता है होमो निएंडरथल्स, एक आता है होमो इरेक्टस। ये सब क्या है, ये सब भी जीव इंसान ही थे, होमो, बट ये सब होमो स्पीसीज में ही है, जीनस होमो ही है, लेकिन सेपियंस स्पीसीज अलग है, वो अलग स्पीसीज थे पहले। अर्ली ह्यूमन जिनके बारे में हम लोग कहते हैं ना अर्ली ह्यूमंस, ये वो लोग, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन इसमें आ गए, होमो इरेक्टस और होमो निएंडरथल। तो देखो, यहां भी होमो है, यहां भी होमो है, इधर भी होमो है, विच मीन्स ये सारे के सारे एक ही जीनस के हैं, लेकिन स्पीसीज एक इरेक्टस है, एक निएंडरथल है, एक सेपियंस है, यानी स्पीसीज जो है वो अलग अलग है। अब आगे हम लोग चलते हैं, इसको स्किप करो, ऑर्डर में आ रहे हैं प्राइमेट्स, समझाने के लिए। प्राइमेट्स जो है
उसमें और भी बहुत सारे जानवर आते हैं, जैसे कि चिंपैंजी, बंदर, तो एक बंदर ही ले लें पूरा, बंदर, जितने भी प्रकार के बंदर होते हैं, चिंपैंजीज होते हैं, ओरंगुटैन, ये सारे, और इंसान, ये सब एक ही ऑर्डर में आता है। अब इससे क्या समझ में आया कि सिमिलैरिटी जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, इक्वालिटी, सिमिलैरिटी जो है वो घट रही है। मानते हैं एक बंदर और एक इंसान में बहुत सिमिलैरिटी है, लेकिन इक्वल तो नहीं ना है। जैसे हम और आप इक्वल हैं, एक ही स्पीसीज के हैं इसलिए इक्वल हैं, लेकिन ऑर्डर, हम और जानवर, हम और बंदर एक स्पीसीज के तो नहीं है, एक ऑर्डर के भले ही हैं, तो थोड़ा कम हो गया हम लोगों में सिमिलैरिटी। ऐसे ही बढ़ते 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 जब हम लोग यहां आएंगे एनिमैलिया में, तो आपने नाम सुना है, अब नाम, सिंपल एग्जांपल, कॉकरोच। कॉकरोच भी इसी किंगडम का है, हम लोग भी इसी किंगडम में है। कोई सिमिलैरिटी है क्या? कोई सिमिलैरिटी है सिलोम स्ट्रक्चर है दोनों, वो भी सिलोमेट है, हम लोग भी सिलोमेट है। इसका मतलब अब सिमिलैरिटी जो है वो बहुत कम बेसिस पे जा चुका है, बहुत लोअर लेवल पे बहुत कम सिमिलैरिटी है, लेकिन जैसे जैसे नीचे बढ़ रहे हैं सिमिलैरिटी बढ़ता जा रहा है, एकदम इक्वालिटी बढ़ता जा रहा है, बड़ा एक जैसे जानवर होते जा रहे हैं। देखिए, किंगडम, डिफरेंट, बहुत सारा फाइलम, बहुत सारा अलग अलग तरह का डिवीजन को एक जगह इंक्लूड करता है एक किंगडम। एक ही किंगडम में वो मेंढक भी आ रहा है, सांप भी आ रहा है, मछली भी आ रहा है, हम लोग भी आ रहे हैं, अर्थवॉर्म, जो अर्थवॉर्म होता है केंचुआ, वो भी आ रहा है, कनगोजर भी उसी में आ रहा है। जितने भी तरह के एनिमल किंगडम के सारे एनिमल, तितली हो, चिड़िया हो, हम हो, या फिर हो रेप्टाइल कोई सांप, सब एक ही किंगडम के अंदर आता है। किंगडम के बाद आता है डिवीजन, किंगडम के बाद आता है डिवीजन। इंसान लोग किस डिवीजन में था? इंसान के डिवीजन का नाम था ये फाइलम, यानी डिवीजन, फाइलम ही और डिवीजन एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो इंसान किस डिवीजन में है? कॉर्डेटा। इंसान किस डिवीजन में है? कॉर्डाटा। कॉर्डाटा का मतलब समझिए चार पैर वाला। हम लोग के पास चार पैर है, बोलोगे चार पैर कहां है? दो हाथ और दो पैर, इसको चार लिम्ब, फोर लिम्ब स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग के पास फोर लिम्स हैं, दो हाथ और दो पैर, कॉर्डाटा कहते हैं इसे। ठीक है, इसके बाद अगला, फाइलम के बाद डिवीजन के बाद आता है क्लास। हम इंसान किस क्लास में है? मैमालिया में। मैमल्स हैं हम लोग, सारे लोग, हम गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, शेर, सब लोग मैमल है, यानी एक बच्चे को जन्म देते हैं, ना कि अंडा को। इससे पहले जितने भी लोग थे वो लोग अंडा भी जन्म दे सकता है। कॉर्डाटा में ये भी हो सकता है कि कुछ मैमल्स हो, कुछ मैमल्स ना हो, लेकिन अब मैमालिया में आ गया, यहां सिर्फ मैमल्स होंगे। इसके बाद आता है प्राइमेट्स, प्राइमेट्स के बाद होमोनाइड। होमोनाइड का मतलब इंसान जैसे। उसके बाद आता है होमो, और अंत में आते हैं होमो स्पीसीज यानी हम लोग, होमो सैपियंस यानी हम लोग। अच्छा सुनिए, क्या समझ में आया? स्पीसीज के अंदर, स्पीसीज के अंदर जो जानवर होंगे या फिर जो भी ग्रुप होंगे वो आपस में फर्मली रिलेटेड, यानी आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेड होंगे, बहुत ज्यादा इक्वल होंगे। उनमें एक ही तरह के एंसेस्टर से आए होंगे, वो आपस में ब्रीड कर सकते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो ऑफस्प्रिंग फर्टाइल होंगे। स्पीसीज जो एक, मान लेते हैं दो अलग अलग स्पीसीज, एक हुआ होमो निएंडरथल, मैंने एग्जांपल दिया था, एक ले लिया मैंने होमो इरेक्टस, ये छोड़ दिया जाए। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आपने लायन का नाम सुना है? उसका साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा लियो। टाइगर का नाम सुना है? उसका साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा टिग्नस, टिग्रिस। इसका मतलब लियो लायन का स्पीसीज हुआ, टिग्रिस टाइगर का स्पीसीज हुआ, लेकिन जीनस दोनों का पैंथेरा है, दोनों ही पैंथेरा जीनस में आते हैं। तो अब क्या कहेंगे कि एक जैसा बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी वाले दो अलग अलग स्पीसीज को एक जीनस में रखा जाता है। लायन और टाइगर एक ही स्पीसीज के हैं, तो इन लोगों को कहां रखा गया? एक ही स्पीसीज में, एक ही जीनस में।
अब एक जीनस में रखने के बाद अब क्या करेंगे, दो अलग अलग जीनस, वैसे जीनस जिनमें सिमिलैरिटी ज्यादा है, जैसे कैट और लायन। हम लोग जानते हैं दोनों ही बिल्ली फैमिली का आता है, बिल्ली फैमिली में कहते हैं। अब यहां क्या होगा, ये दोनों ही कैनिस यानी बिल्ली फैमिली में आएगा, सॉरी फेरिस, फेरिस कहते हैं, फेलिस फैमिली में आएंगे दोनों, ठीक है। कैट भी और लायन भी, यानी क्या क्या समझ में आया, वैसे जीनस जो आपस में रिलेटेबल थे उनको एक फैमिली में रखा गया। इसके बाद वैसे फैमिली जो आपस में रिलेटेड हो उनको एक ऑर्डर में रखा जाएगा। जैसे एक ऑर्डर है जिसका नाम दे रहे हैं हम कार्निवोरा, कार्निवोरा ऑर्डर का नाम है। इसी ऑर्डर में बिल्ली, शेर, चीता लोग भी आता है, और इसी ऑर्डर में कुत्ता, भेड़िया, सियार ये सब भी आता है। दोनों ही कार्निवोरा में आता है, इसका मतलब सिमिलैरिटी है, इस लेवल पे जाके सिमिलैरिटी मिला इन दोनों में। अब एक जैसे दिखने वाले ऑर्डर एक क्लास में आएंगे, एक जैसे होने सिमिलैरिटी जो क्लास होंगे वो एक फाइलम में आएंगे, और एक जैसे सिमिलैरिटी वाले फाइलम या डिवीजन एक किंगडम में आएंगे। जैसे हम लोग सभी लोग जितने भी जानवर हैं सब एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं, कुछ ना कुछ हम लोगों में सिमिलैरिटी होगा। जितने भी पेड़ हैं वो सारे प्लांट किंगडम में आते हैं, तो उन लोग में भी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगा। अब एक बात बताओ, ये सारा हम लोग सिमिलैरिटी का बात कर रहे हैं, ये सब कुछ का बात जो हो रहा है, सबका रिकॉर्ड कहाँ है, कैसे रिकॉर्ड रखते हैं, कैसे ये रखा जाता है कि ये इस फाइलम में, इस किंगडम में, इस ऑर्डर में इतना सिमिलैरिटी होना चाहिए, इस स्पीशीज में इतना सिमिलैरिटी होना चाहिए, इसका कोई ना कोई रिकॉर्ड होगा ना। या फिर वो भी छोड़ो, तो मान लेते हैं कि तुमको आज एक नया प्लांट मिल गया, ऐसा प्लांट किसी ने खोजा नहीं था, तो आगे भी रिसर्चर लोग या फिर जो भी साइंटिस्ट लोग होंगे वो लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। तो जब वो लोग रिसर्च करेंगे तो उनको चाहिए ना कि कैसा दिखता है, तुमने देखा, तुमने डिस्क्राइब कर दिया, इससे काफी नहीं है, उनको देखना होगा। इसके लिए बहुत सारे टेक्सोनॉमिकल एड्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। टेक्सोनॉमिकल एड्स माने होता है टूल्स, अलग अलग टेक्निक, टूल्स एंड टेक्निक्स को एड्स कहते हैं, टेक्सोनॉमिकल टूल्स एंड टेक्निक्स। चलिए हम लोग जानते हैं क्या क्या टेक्नोमिकल टूल्स और टेक्निक यूज किए जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, देखो यहाँ लिखा हुआ है, अलग टेक्नोमिकल टेक्निक, प्रोसीजर, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड, यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। मैंने बताया ना, तुमको तो दिख गया, तुम तो रख दिए, अब स्टोर करो। कैसे स्टोर करोगे, क्या क्या टेक्निक से स्टोर करोगे कि वो आगे आने वाले जनरेशन भी उसके बारे में जान पाए, उसी को टेक्सोनॉमिकल एड और टेक्निक कहते हैं। चलो नेक्स्ट पे आ रहे हैं हम लोग। सबसे पहला टेक्सोनॉमिकल एड है हार्बेरियम। मान लेते हैं प्लांट की बात हो रही है, तुम्हें कोई प्लांट मिल गया, हर्ब्स का मतलब होता है प्लांट्स, यहां एनिमल का नहीं बात हो सकती है, इस टेक्निक में सिर्फ प्लांट्स में यूज किया जाता है। तुम्हें कोई अलग तरह का प्लांट मिला, तुमने उसका सब कुछ किया, कैरेक्टर नोट किया, क्या करेंगे उस प्लांट के जड़ के साथ, देखो स्टेम है उसका पूरा का पूरा, ये पूरा पूरा पेड़ है उसका पूरा छोटा सा पौधा को उखाड़ लिया गया, उसके बाद उसको दो पन्नों के बीच में दबा के रख दिया गया, उस पर प्लास्टिक सीट से कवर कर दिया गया, ऐसे ही रख दिया गया। उसके नीचे में उसका नाम लिखेंगे जो हमने साइंटिफिक नेम दिया गया, कहाँ ढूंढा गया, कब ढूंढा गया, क्या कैरेक्टरिस्टिक देखी गई, अगर इसको किसी स्पेसिफिक क्लाइमेट में ढूंढा गया, स्पेसिफिक मौसम में ढूंढा गया, उसके बारे में जितनी भी जानकारी हो जा सकती है उसके नीचे लिखा जाएगा। देखो, हार्बेरियम इज द स्टोर रूम ऑफ असेंबल्ड प्लांट सैंपल, प्लांट का सैंपल रखा जाता है, ये सैंपल को पहले ड्राई किया जाता है, फिर स्क्वीज किया जाता है, सुखा के चपटा कर दिया जाता है पेज के पन्नों के बीच में रख के, और पन्नों प्रोटेक्टेड सीट में रखा जाता है, यानी पन्नी के बीच में पन्ना, दो पेज के बीच में पहले चपटा कर दिया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टिक बांध के, मतलब पॉलिथीन में, हार्बेरियम सीट एक अलग सीट ही आता है, उससे बांध के रख दिया जाता है। जैसे जैसे उसके क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको रखा जाता है। उसके बाद इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन एक हार्बेरियम में होता है, देखो इसका साइंटिफिक नेम लिखा रहेगा,
कब पाया गया ये लिखा रहेगा, कहां से पाया गया ये लिखा रहेगा, इस किसने कलेक्ट किया, किसने उसे ढूंढा वो भी लिखा रहेगा, नेम ऑफ कलेक्टर। ये जो ऑर्गेनिज्म, ये जो प्लांट है उसका फैमिली क्या है, और इससे और भी मैंने बताया ना, क्लाइमेट, मान लेते हैं कि कोई इंसान गया ढूंढने ठंड के मौसम में, उसको मिला ही नहीं, उसमें लिखा रहेगा तब ना कि ये बस बसंत ऋतु में मिलेगा, तब ना आदमी जाएगा कि अच्छा ठीक है बसंत में जाएगा, वहीं बसंत में ढूंढने जाएंगे। तो इस और भी जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी चीजें लिखी रहती हैं हर्बेरियम में। इसके बाद आता है म्यूजियम्स। म्यूजियम्स में जानवर भी रखे जा सकते हैं। अच्छा, आप लोग को पता होगा कि बहुत सारे ऐसे म्यूजियम है जहां पुराने डायनासोर्स के हड्डी को रखा जाता है दिखाने के लिए। क्यों रखा गया है? ये भी वही टेक्सोनॉमिकल एड्स के लिए, रिसर्च के लिए। अब मान लेते हैं, देखो म्यूजियम को रिपोजिटरी यानी जमा खाना, जहां रखा किसी भी सामान को रखा जाए आगे फर्दर यूज के लिए। असेंबली ऑफ डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल सैंपल, यहां एनिमल भी रखा जा सकता है। पेज के बीच में किसी एनिमल को नहीं रख सकते थे हर्बेरियम में, लेकिन म्यूजियम में तो मॉडल रखेंगे या फिर डायरेक्ट वो ही रखेंगे, पूरा स्कल्पचर रखेंगे। इस टाइम उसके एनिमल के सैंपल को भी रखा जा सकता है। क्यों रखा जाएगा? फॉर स्टडी एंड फर्दर इंफॉर्मेशन सोर्स। जानवरों जो डायनासोर की हड्डी है या फिर जो मैमथ का जो पूरा से मिला है बॉडी है, वो सब क्यों है वहां? ताकि उस पर रिसर्च हो सके। जेनेटिक रिसर्च होता है, इवोल्यूशनरी रिसर्च होता है, समय में क्या चेंजेस आया है हड्डियों के कॉम्प्लेक्स में, ये सब इन सब चीजों में। तो बेसिकली स्टडी और इंफॉर्मेशन के लिए होता है। देखो जो सैंपल होते हैं वो या तो ड्राई सैंपल होते हैं या फिर एडिटिव अरेंजमेंट, या तो उसको सुखा के रख दिया जाता है प्रिजर्व करके, या फिर किसी ऐसे तरह से उसको एडिटिव प्रिजर्वेटिव डाल के रखा जाता है कि वो खराब ना हो। सुनिए अगला मैंने बताया जैसे कि एक्यूमुलेशन ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन का जो भंडार, मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ स्केलेटन, पूरा स्केलेटल सिस्टम भी रखा जा सकता है कई बार म्यूजियम में। मोस्टली यही देखा है हम लोगों ने। इसके बाद अगला है जूलॉजिकल पार्क। पटना जू। जू में क्या होता है? अलग अलग तरह के जानवर एक जगह पे लाके रखे जाते हैं। बेसिक क्या है इसका, क्यों रखे जाते हैं? सिर्फ फन के लिए नहीं, नॉलेज के लिए। बच्चे जाते हैं वहां, देखते हैं कि अच्छा ये जानवर ऐसा मिलता है। ऐसे उन जानवरों जो जानवर जू में होते हैं उन्हें देखने के लिए कहां जाना पड़ेगा? जंगल में। जंगल में हर आदमी जा सकता है क्या हर वक्त? नहीं जा सकता। जू में तुम इजिली उन वाइल्ड एनिमल को भी जाके देख सकते हो। सिक्योर कंडीशन में रखे जाते हैं, तुम जाके देख सकते हो, उनका बिहेवियर पढ़ सकते हो। किसी भी तरह का रिसर्च होता है वहां तुम उनके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं नॉर्मली। बेसिकली हाँ, बिहेवियर एस्पेक्ट के लिए उनको रखा जाता है। उनको जाके पढ़ते हैं बच्चे, बच्चे उनके बारे में जानते हैं, उनको देखते हैं, अच्छा शेर ऐसा होता है। वरना सिर्फ किताबों में वीडियो में दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप रियल में लाइफ में दिखा पाए तो वो ज्यादा बेहतर है। इसलिए जूलॉजिकल पार्क्स बनाए जाते हैं। जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क यानी एनिमल्स लोग का बात हो रहा है। बोटेनिकल गार्डन, यहां बात हो रही है प्लांट्स की। इसमें क्या होते हैं? लिविंग प्लांट स्पीसीज। लिविंग प्लांट्स में यानी एक एरिया में बहुत अलग अलग तरह के पेड़ लगाए जाते हैं। वैसे पेड़ जो आमतौर पर उस इलाके में नहीं भी उग सके, नहीं मिलेंगे। जंगली पेड़, कई तरह के पेड़ उगाए जाते हैं। उन पेड़ों के नीचे उनका साइंटिफिक नेम, फैमिली नेम, सब कुछ सारा इंफॉर्मेशन लिखा होता है बड़े बड़े पट्टियों पे। बोटेनिकल गार्डन, पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान, असल में संजय गांधी बोटेनिकल गार्डन ही था, बोटेनिकल गार्डन ही है। बाद में इसको संजय गांधी बोटेनिकल एंड जूलॉजिकल पार्क बना दिया गया। अब उसमें जानवर भी, आप बहुत समय से आप लोग जानते हैं कि वो जानवर भी वहां रहते हैं। इनफैक्ट जब लोग घूमने जाते हैं तो बोटेनिकल गार्डन का एस्पेक्ट को ही छोड़ देते हैं, मेन जानवर ही देखने चले जाते हैं बस। बट वहां बोटेनिकल गार्डन प्लस जूलॉजिकल पार्क वो दोनों ही हैं। की सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे तुम पहचानोगे कि ये जो जानवर है ये इसका ऑलरेडी खोज हुआ है कि नहीं। तो की किताब है, मान लो पूरा एक किताब, इसमें क्या होगा? इसमें सब कुछ देखो क्या है। की इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग बोथ प्लांट एंड एनिमल इन लाइट ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। इसमें क्या होगा कि सारे जानवर जिनका भी है उनका सारा फीचर, कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ नोटेड है, जो भी खोज हो चुका है। तुमको कोई नया जानवर मिला तो तुम इसके बेसिस पे पहचान पाओगे, अच्छा ये जानवर या तो कभी तुमने जो जानवर खोजा या तो वो
इससे मैच कर रहा है या फिर इसके सिमिलर है। अगर इसके जो इसमें मौजूद जानवर के सिमिलर है तो उसी क्लास में या उसी फैमिली में रखा जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा जानवर उससे मैच कर गया, इसका मतलब तुम्हारा ये जानवर का खोज ऑलरेडी हो चुका है, तुमने कोई नया चीज नहीं किया। ये था पूरा चैप्टर 1। हम लोगों ने जाना स्पीसीज क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जैसे हम लोग जाने अर्नेस्ट मायर कौन थे, अर्नेस्ट मायर को जो 3 अवार्ड मिला था उनका नाम। इसके अलावा हम लोग जान लिए क्या होता है टॉक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, ये वाला, ये 7 कैटेगरी है। कोशिश कीजिए ये सातों आपको याद रहे इसी ऑर्डर में, इसी नंबरिंग में, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इसी ऑर्डर में याद रहे, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने जाना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, स्पीसीज क्या होता है, अर्नेस्ट मायर कौन थे। तो इसी के साथ हमारा जो पहला चैप्टर था द लिविंग वर्ल्ड ये खत्म हुआ। अब सुनिए, अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ये क्लासिफिकेशन वाला जो प्रोसेस था, टैक्सोनॉमी वाला जो प्रोसेस था, इसको ही डिटेल में पढ़ना है सेकंड चैप्टर में, इसलिए हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं किए। सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ने आएंगे टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन का प्रोसेस। तो अब हम आएंगे सेकंड चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।